हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग लिंक। आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम इस चैप्टर पे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। दैट इज सबसे पहले आप इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है ना। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन मतलब क्लास 9th, तो आप कहते हैं कि सर एनीथिंग that has mass, है ना। anything that has mass and occupies है ना, स्पेलिंग गलत कर दिया सर ने। तो anything that has space and occupies volume, आप वॉल्यूम कह सकते हो या आप स्पेस कह सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम कहते हैं मैटर। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप इस फिजिकल यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, फील कर रहे हो, वो आप मैटर ही होता है वो चीज़ें, है ना। जैसे कि आप बुक की बात करो, आप देखोगे उसके पास मास है और वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। जनरली बुक को आप क्यूबाइड कंसिडर कर सकते हो, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप जो खाना खाते हो, फूड, है ना, आप जो एयर जो है ना, एक कंटेनर में आपने एयर रख दी, आप वॉल्यूम कितनी वो ऑक्यूपाई करती है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें, अब कितनी गिनाऊं मैं। तो ये आपके फंडामेंटल्स है कि आपको पता होना चाहिए मैटर क्या चीज़ है, ओके। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक पे जाना है और आपको पहले ये पता करना है कि भाई केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया कि व्हाट इज मैटर। अब चलो भाई, बढ़िया है, हमने सीख लिया कि मैटर क्या है। अब हम बोलेंगे कि सर ये जो मैटर है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो मैटर है वो क्लासिफाई कैसे होता है वो ज़रा मुझे बताइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बता देते हैं आपको वो भी। तो मैटर को हम क्लासिफाई करने के काफ़ी क्राइटेरियाज जो है वो यूज़ करते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आप लगा लीजिए फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, कि आपका मैटर किस फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो मैटर कितने टाइप का है। टू बी ऑनेस्ट, ये आप सबको पता होता है कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर कितने टाइप का है। आप कहते हो कि सर मैटर जो है वो 3 टाइप का है ना। आप कहते हैं सर या तो मैटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो मैटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर मैटर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो यही 3 जो हैं आपके फंडामेंटल फिजिकल स्टेट्स हैं जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है। आपको 2 स्टेट्स और भी पता होंगे, है ना। मुझे पता है आप समझदार बच्चे हो, तो आप बोलोगे सर एक तो प्लाज्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। एंड आप बोलोगे सर एक और चीज़ है जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन देखिए ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। इनके बारे में हमें बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करनी है। तो हमें सिर्फ किसके बारे में पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ओके। एंड थोड़ी अगर मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो क्लास 11th में आप गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। आपके पास एक चैप्टर आने वाला आगे, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12th में, ओके। सो आगे चलते हैं। अब आपने कहा कि सर ये तो बता दिया कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट होती क्या है। आप एक बार मुझे ना इनके बीच में कंपैरिजन करके दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट, हम एक टेबल बना देते हैं, लिक्विड स्टेट,
एंड गैसियस स्टेट। ओके, एंड इन तीनों में डिफरेंस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप सभी को आई होप पता होगा वो क्या है कि बोथ जो सॉलिड्स हैं उनकी शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होती है, और वो शेप और वॉल्यूम कैसी होती है, डेफिनेट होती है। तो ये क्या है, हैज़ बोथ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब है फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती है। ये सॉलिड जिस तरीके से आता है उसी तरीके से आपकी शेप भी फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। ओके, नेक्स्ट लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसकी वॉल्यूम जो है वो डिस्टिंक्ट होती है। इट हैज़ डिस्टिंक्ट वॉल्यूम, ठीक है। और ये वो वॉल्यूम जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर होती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंटेनर होने का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, चलिए मैं थोड़ा सा एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में एक गैस ले लिया, सॉरी लिक्विड की बात हो रही है तो ये एक लिक्विड है, ठीक है, इस तरीके से ये एक लिक्विड है। ओके, आपने कहा सर कितना लिक्विड है, ये एक 10 ml का लिक्विड है। अब आपने कंटेनर चेंज कर दिया, ठीक है, आपने कहा अब मैं इसको कुछ इस तरह के कंटेनर में रख रहा हूँ। ओके, अब इस तरह के कंटेनर में भी आपने रख दिया तो अभी भी ये कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 10 ml ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो कंटेनर चेंज होने की वजह से इसमें कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आया, ठीक है ना। तो इसकी वॉल्यूम जो है वो सेम रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन से कंटेनर में आप इसको डालोगे। ओके, एंड अगर गैस की बात करें, खैर चलो वॉल्यूम की बात होगी, अब शेप की भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप शेप की बात करो तो इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी शेप जो होगी और इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो इट अज्यूम्स, ठीक है, इट assumes the shape of the क्या कह सकते हैं, शेप ऑफ द पोर्शन ऑफ द कंटेनर, ठीक है, पोर्शन ऑफ कंटेनर इट occupies। ओके, इट occupies, तो कहने का मतलब कंटेनर का कितना हिस्सा ये ऑक्यूपाई कर रहा है ये उसका शेप अज्यूम कर लेता है लिक्विड, है ना। तो गैस की तरफ चलते हैं। तो भाई गैस जो है इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ठीक है, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ठीक है, इसकी वॉल्यूम और शेप का कोई फिक्स्ड कह सकते हैं एक क्वांटिटी नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट्स लिखने पे आए तो आप बहुत से पॉइंट्स लिख सकते हैं, मैं बस बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ जिससे आप इन तीनों को डिस्टिंक्टली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो आपका सॉलिड है ना, इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल। एक लाइन और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट, ठीक है। हम तो वैसे बोल देते हैं कि इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही अगर फोर्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ठीक है ना, थोड़ा सा कंप्रेस होता है, लेकिन इतना भी नहीं हो जाता कि हम बोल सकें कि रियली कंप्रेस हुआ है। ओके ओके, तो लिक्विड में हम एक पॉइंट लिख देते, अरे सीधी लाइन बच्चा,
चलो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, है ना। ये लो, आप भी क्या याद करोगे कि सर ने स्ट्रेट लाइन खींची थी। एंड यहाँ पर आपको जो लिक्विड्स हैं वो भी इतने कंप्रेस नहीं होते, उनको भी हम नॉन कंप्रेसिबल ही कंसिडर कर सकते हैं। तो इट इज़, ठीक है, नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, ठीक है, टू एनी अप्रिशिएबल, टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट। ओके। एंड अगर हम गैस की बात करें तो गैस तो ऐसी चीज़ है जो एक्सपैंड भी हो जाती है और कंप्रेस भी हो सकती है। तो अ गैस, ठीक है, कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, एंड इट कैन बी, क्या कह सकते हो, एक्सपैंडेड, ठीक है, इट कैन एक्सपैंड लिख देते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सॉलिड स्टेट, इसकी डेफिनेट शेप भी होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लिक्विड की वॉल्यूम तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन उसकी जो शेप है वो कंटेनर पर डिपेंड कर जाती है ना। जैसा कंटेनर वैसी शेप। दूसरी चीज़, ये भी कंप्रेस नहीं कर सकते आप, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉट कंप्रेसिबल। नेक्स्ट, गैसियस की ना तो फिक्स शेप है ना तो फिक्स वॉल्यूम है, और ये कंप्रेस भी हो जाती है, ये एक्सपैंड भी हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे, क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री, आपको और भी चीज़ें इनके बारे में पता चलती जाएंगी। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी रख रहा हूँ मैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने एक चीज़ तो हमें बता दी है, क्या चीज़ बता दी, कि आपका जो मैटर है वो फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से कैसे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। हम आज देखेंगे नेक्स्ट कि हम किस बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, ठीक है, कि आपका मैटर जो है कितना ज़्यादा प्योर है, उसके बेसिस पे आप मेरे को बताइए मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वो डेफिनेशंस आप ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस की ही बात कर लेते हैं। आपने मुझसे पूछा कि सर बताइए व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, है ना। तो मैंने कहा चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने कि मैटर दैट हैज़ डिस्टिंक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये अब लग रहा है ना एस। तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, मैटर दैट हैज़ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज एंड composition that does not, that, अरे क्या कर रहा है ये, that does not या doesn't लिख लीजिए आप, vary from sample to sample, ठीक है। कहने का मतलब आपने एक सैंपल ले लिया, आपको एक चीज़ दे दी, आपको एक सब्सटेंस दे दिया गया है, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि ये चीज़ प्योर है, जैसे कि आपको मैंने प्योर वाटर दे दिया। तो आप कैसे बताओगे कि ये प्योर वाटर ही है? जब भी आपको पानी का सैंपल दिया जाएगा आप कैसे कंसीडर करोगे कि ये प्योर वाटर होगा कि नहीं? तो प्योर वाटर की एक बहुत ही डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना। तो जब भी आप प्योर वाटर का लेंगे, चाहे आप किस जगह से भी लें, हमेशा उसकी वो प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है।
दूसरा कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है, वो जिस चीज़ से बना है, जितने कंपोनेंट से बना है, वो चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चाहे आप जितने भी सैंपल्स उसके उठा लीजिए। ठीक है ना, आप चाहे वाटर ले लीजिए, आप चाहे सॉल्ट ले लीजिए, सबके लिए ये कंडीशन सेम रहेंगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या है। इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलके बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स, जब मैं बोल रहा हूँ तो एलिमेंट्स का क्या मतलब है ना। व्हाट आर एलिमेंट्स? तो आप कहते हैं कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस दैट कैनॉट बी, ठीक है, दैट कैनॉट बी डिकम्पोज्ड into simpler substances, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, या फिर और आगे लिख दिए, ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल each element is composed of only one kind of atom, only one kind of atom। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई। पहला कि आप क्या कर रहे हो, सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हो। डिकम्पोज करने का मतलब है आप उसको उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप उसको ब्रेक करते जा रहे हो तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उससे ज़्यादा आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा उसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेज में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे कि ओके, हम इसकी एलिमेंटल फॉर्म तक पहुंच चुके हैं, अब ये एक एलिमेंट है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल के हिसाब से बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल पे एलिमेंट आप किसको बोलोगे? जो सिर्फ एक तरीके के एटम का बना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो आप एग्जाम्पल में कह सकते हो कि देखिए वाटर जो है तो आपका जो वाटर है, आप अगर उसको डिकम्पोज करते जाओ तो अब वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। अब इससे ज़्यादा आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो आपने कहा मॉलिक्यूलर लेवल पर देखो, ये हाइड्रोजन एटम जो है एक एलिमेंट है, ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ एन एलिमेंट। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप H2 को भी एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो, आप O2 को भी एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो। क्यों? अरे इससे ज़्यादा डिकम्पोज थोड़ी होगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओ तो हाँ, आप बोल सकते हो कि ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ एक तरीके के एटम से बना है, दैट इज हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक तरीके के एटम से बना है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या है? दीज आर एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज कंपाउंड्स। अरे तो व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, जो दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना है। अब इसमें एक ही तरह का एलिमेंट भी हो सकता है, या ठीक है, लिख देता हूं यहां पर मैं, दे कंटेन्स टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स। जैसे पीछे हमने एग्जांपल ली थी वाटर की, तो वाटर क्या था? एक कंपाउंड था, है ना।
कैसे कंपाउंड था? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट तरह के एटम्स थे, ठीक है। आप CO2 की बात करो, इसमें भी क्या है, दो डिफरेंट टाइप के एटम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। आप ज़रा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप कंपाउंड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मिक्सचर्स। तो व्हाट आर मिक्सचर्स? तो मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ, तो मिक्सचर्स आर combinations of two or more substances, ठीक है, two or more substances in which each substance retains its chemical identity। कहने का मतलब आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया है, लेकिन आपने मिक्स तो किया है, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आ पाई है, वो सब्सटेंस वैसे का वैसा ही रहा है। जैसे आपने ये ले लिया नमक, कॉमन सॉल्ट, और आपने सैंड में उसको मिक्स कर दिया, तो नमक तो अपना नमक ही रहा और सैंड जो है अपना सैंड ही रहा। बस आपको इसका क्या मिल चुका है, कॉम्बिनेशन मिल चुका है। ओके, ये साइन मेरे को ही लगाना चाहिए, तो आपको इसका एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है, दैट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है, दैट इज़ अ मिक्सचर। तो आई होप ये आपको बेसिक डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो आप कहते हो कि सर जो मेरे पास मैटर है, ओके, आपके पास जो मैटर है, इसको मैं ज़रा है ना बॉक्स में बढ़िया से बंद रखता हूँ। आपने कहा कि सर सबसे पहले मेरे को इसको डिवाइड करना है, मैं डिवाइड कैसे करूँगा? तो मैं कहता हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन करें? सबसे पहले तो पूछे क्या ये यूनिफॉर्म है, इज इट यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है, उसमें ज़रा सा भी फेज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा थ्रू आउट। तो अगर तो सबसे पहले आपने पूछा क्या वो यूनिफॉर्म है, अगर आपका आंसर है नहीं, कि नहीं सर वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि वो कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मैटर है। कैसा मैटर है? हेटेरोजीनियस। अच्छा, हेट्रोजीनियस है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्या वो एक से ज़्यादा चीज़ों का बना है? बिल्कुल कह सकते हो। और अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ों का बना है तो आप ये कह सकते हो कि सर ये जो हेट्रोजीनियस मैटर है ना, यही आपका मिक्सचर है। क्या है? यही आपका मिक्सचर है। एंड अगर आपने कहा है कि यस सर, मैटर जो आप क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हो वो यूनिफॉर्म है, तो आप बोलोगे अगर वो चीज़ यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो किस टाइप का आपके पास मैटर आ गया? होमोजीनियस आ गया, है ना, होमोजीनियस मैटर आ गया। आप सबको पता है होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, तो होमोजीनियस मैटर आ गया। अब इसके आगे आप दोबारा से इसको क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? आप दोबारा क्वेश्चन पूछोगे। अब की बार क्या क्वेश्चन पूछोगे? आप पूछोगे कि सर ये जो मैटर है, क्या इसके पास जो कॉम्पोजिशन है, जो जिस चीज़ का बना है, डज इट हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन? डज इट हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन? कहने का मतलब कंपोजिशन, कि ये कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। क्या इसके पास एक ही चीज़ से मिलकर बना है या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है।
तो अगर तो ये वेरिएबल कंपोजिशन, इसके बाद भी आपका येस और नो में आंसर आना चाहिए। तो अगर तो आपने कह दिया कि नो सर, इट इज़ नॉट अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें मेरे को एक ही चीज़ मिली है, ओके। तो अगर एक ही चीज़ है, वेरिएबल कंपोजिशन नहीं है, तो हम बोलते हैं ये एक प्योर सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? ये एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर इसमें एक जैसी चीज़ नहीं मिली है, ठीक है, अगर वो एक जैसी चीज़ नहीं मिली है, तो आपने कहा सर ये तो होमोजीनियस था, है ना, ये तो था तो होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से हमें तो इसको मिक्सचर बोलना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की होमोजीनियस मिक्सचर्स को हमने एक नाम दिया, और हमने क्या नाम दिया उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस, ओके। आपने फिर से क्वेश्चन करना शुरू किया, सर क्या ये जो आपके पास प्योर सब्सटेंस है, ये जो प्योर सब्सटेंस है, क्या इसमें एक ही टाइप का एटम है या एक से अलग अलग टाइप के एटम है? ठीक है, क्या क्वेश्चन आपने किया कि एक ही टाइप के एटम है या अलग अलग टाइप के एटम है, ओके। इसको ज़रा मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि स्पेस भी होनी चाहिए। ये लो। तो क्या क्वेश्चन पूछा आपने? आपने पूछा कि डज इट हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। एंड मैं ये आशा करता हूँ, ठीक है, आई होप कि आप नोटबुक साथ में लेकर बैठे हैं एंड साथ साथ मेरे नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि अगर तो इस क्वेश्चन का आंसर है नो, कहने का मतलब उसमें मोर देन एक टाइप ऑफ एटम नहीं है, उसमें एक ही टाइप का एटम है, तो आप बोलोगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्योरिटी के हिसाब से हम जो है मैटर को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब हमने मैटर को क्लासिफाई कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट अगर आपको आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कह दिया कि सर मुझे पता चल गया कि भाई मैटर क्या होता है, मुझे पता चल गया हम मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब मैं बात करूँगा कि ये जो मैटर है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ शो कर सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, टॉपिक की हेडिंग लगा लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, बचपन से आप इसको भी क्लासिफाई करते आ रहे हैं। कैसे क्लासिफाई करते आ रहे हैं? आप बोलोगे सर मैटर की दो तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, या तो हम देखते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या तो हम देखते हैं मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी। याद आ रहा है ना? आप कहते हैं कि सर मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे पता है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या तो केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपने कहा सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं? आपने कहा सर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं दे कैन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ कैन बी ऑब्जर्व्ड, these properties can be observed without changing
द केमिकल आइडेंटिटी, ऐसे लिख लो, द आइडेंटिटी, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो आप ये प्रॉपर्टीज जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ और नहीं बन गया, वो वैसा का वैसा ही है। जो आपने सब्सटेंस लिया था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो कुछ और नहीं बन गया है, वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? जैसे कि आप देखेंगे वो कुछ कलर शो करता है, ठीक है। तो वैसे तो COLOUR होता है, चलो इतना चलेगा। वो कलर शो करता है, वो ऑर्डर शो करता है, मतलब स्मेल करेगा किसी तरह की। आप उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। डेंसिटी आपको पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ये लो मैंने आपके लिए लिख लिया, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और क्या हो सकता है? आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, ठीक है। आप उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हो, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? उसकी आप उसकी हार्डनेस भी चेक कर सकते हो, एंड हार्डनेस, है ना, HARD, हार्डनेस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने लिखी हैं, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हमें एक सब्सटेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कि वैसा ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें सो ऐसा समझ लियो, इट डिस्क्राइब्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमें बताती हैं, इट डिस्क्राइब द वे अ सब्सटेंस, ठीक है, may change, ठीक है, और react to form other substances, to form other substances। कहने का मतलब है, ऐसा समझ लो कि आप उसमें इस तरह की चेंजेस लाते हैं कि जिससे वो एक दूसरा सब्सटेंस बन जाता है, जिससे हम ये स्टडी कर पाएँ भाई किसके साथ ये कंबाइन होकर ये चीज़ बन गया, ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर आती हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने किसी चीज़ को जला लिया, ठीक है, तो आप क्या चीज़ कर रहे हो? चेक, फ्लेमेबिलिटी चेक कर रहे हो। तो आप फ्लेमेबिलिटी चेक कर रहे हो, तो फ्लेमेबिलिटी अगर याद हो, आप कंबशन रिएक्शन करते हो, ठीक है। जैसे एक बहुत ही सिंपल, आपने ये ज़रूर लिखा होगा बचपन से, इस तरह की रिएक्शंस आप लिख रहे हो कि कार्बन प्लस O2 इज CO2, है ना, कि आप जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट करते हो, जलाते हो, तो आपको CO2 मिलती है और हीट एनर्जी निकलती है, वो सबको पता है। सो दिस इज व्हाट अ केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब हम एक और तरीके से इनको प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बस बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर एक आएगा, उसमें पढ़ेंगे। तो क्या है वो? एक का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरे का नाम है, यहां लिख देता हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। तो क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। आपको एक सैंपल दिया गया, ठीक है, आपको एक सब्सटेंस दिया गया है, आपको एक सैंपल दिया गया। अब अगर आप क्या करते हैं, चलिए पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, दे डू नॉट डिपेंड, ठीक है, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सैंपल, on the amount of sample।
आपको जो भी सब्सटेंस दिया गया है, जो स्टडी करने के लिए दिया गया है, तो वो उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं किया जाता, ठीक है। आप चाहे सब्सटेंस को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, या उसको आधा कर लो, तो आप जो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो वो चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक है। सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सैंपल बीइंग एग्जामिन्ड। इसको चलो एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ये डू नॉट डिपेंड की जगह ना हम लिख देंगे दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट। देखिए मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सैंपल बीइंग एग्जामिन्ड। लेकिन इस वर्डिंग से देखिए, अगर आप ध्यान दो तो इंटेंसिव का इन एंड इंडिपेंडेंट का इन, आपको बस ये याद रखना है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट है, किस पे इंडिपेंडेंट है, जो आप सैंपल एग्जामिन कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है। आप चाहे 100 ml वाटर लें, प्योर वाटर, चाहे आप 1 लीटर प्योर वाटर लें, है ना। अगर टेम्परेचर कंडीशंस, नॉट टेम्परेचर, अगर प्रेशर कंडीशन सेम है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है उस पर, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा, ओके। तो इसी तरीके से आप चाहे तो टेम्परेचर मेजर कर लीजिए, है ना, चाहे आप प्रेशर मेजर कर लीजिए। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका ठीक उल्टा, ठीक है। दे डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सैंपल, ऑन द अमाउंट ऑफ सैंपल। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पर पढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन को सिस्टम के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप मास की बात कीजिए, ठीक है। अगर आपने मेरे को कुछ भी दिया है, मान लीजिए आपने मेरे को मेरी फेवरेट इथाइल अल्कोहल दे दी, ठीक है, और आपने क्या कहा, इसका मास मान लीजिए 50 ग्राम है, और आपने फिर उसको डबल कर दिया, है ना। तो क्या मास बढ़ेगा अगर आप 50 ग्राम, चलिए ऐसे देखिए, ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में सैंड भरी हुई है, क्या भरी हुई है, सैंड। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को मैंने डबल कर दिया और उसमें भी पूरी तरीके से सैंड भर दी। तो जब मैंने अमाउंट बढ़ाया है सैंड का, तो क्या इसका मास बढ़ेगा? बिल्कुल। मान लो पहले अगर 500 ग्राम थी, अब हो सकता है कि 1 kg हो जाए, है ना। उसी तरीके से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। कैसी प्रॉपर्टीज़ है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ओके। तो आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने बता रखा है, तो आप एक और नोट लिख लीजिए। वैसे ये सब चीज़ें भी आपको आई होप ऑलरेडी पता होगी, लेकिन चलिए मेरा फ़र्ज़ है बताना, तो मैं बता देता हूँ। तो क्या है पहली चीज़, दैट इज़ फिज़िकल चेंज, ठीक है। फिज़िकल चेंज, क्योंकि ये भी हम टर्म यूज़ करते हैं काफ़ी। तो व्हाट इज़ फिज़िकल चेंज? सिंपल भाषा में अगर बोलें तो जब फिज़िकल चेंज होता है तो सिर्फ उसकी फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज, ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज a substance, ठीक है, a substance changes its physical appearance, a substance changes its physical appearance या फिजिकल स्टेट आप बोल सकते हैं, बट नॉट इट्स कॉम्पोजिशन। आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो कंपोनेंट है, जिस चीज़ के आप बने हो, जो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी मतलब सब्सटेंस की आइडेंटिटी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे आप क्या करें, वाटर को इवेपोरेट करते हैं, तो
इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आप वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर के नीचे आपने फ्लेम जला रखी है ना, और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ। तो जब ये पानी, ठीक है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाएगा, मान लो ये वाटर जो है अब गैसियस स्टेट में चला गया है, देखिए पहले भी ये वाटर था, बाद में भी ये वाटर है, तो इसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई। क्या चेंज हुई? सिर्फ फिजिकल स्टेट। तो ये क्या होगी, एक फिजिकल चेंज होगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं, तो अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो आप कह सकते हो कि इन अ केमिकल चेंज, इन अ केमिकल चेंज a substance is transformed, ठीक है, आप कह सकते हो कि अब substance is transformed, ठीक है, is transformed into a chemically different substance, into a chemically different substance, है ना, into a chemically different substance। या आपको अगर इसको दूसरे तरीके से बताना है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपने केमिकल चेंज किया उसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बन चुका है ना, एक नया सब्सटेंस बन चुका है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते तो आप क्या कीजिए, किसी भी चीज़ को जला दीजिए। जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस ली तो उसको मैंने बर्न कर दिया इन एयर, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो आई होप आपको आज जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सारी आपको समझ आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस वीडियो में मैं इतनी ही चीज़ें कवर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।